नमस्कार मित्रों, मैं हूं अवधेश कुमार। मित्रों, कश्मीर से आने वाली आज दो खबरें दो प्रकार के भाव उत्पन्न करती है। एक खबर निश्चित रूप से देशवासियों के उत्साह और उम्मीद बढ़ाने वाली है, तो दूसरी खबर निराशा और गुस्सा पैदा करने वाली है। जैसा हम सब जानते हैं, सुरक्षा बलों ने आज पुलवामा जिले के दो स्थानों पर हुए मुठभेड़ में 6 आतंकवादियों को मार गिराया है। हालांकि अभी तक जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूं, केवल 4 आतंकवादियों के मारे जाने की पुष्टि हुई है, 2 की नहीं हुई है। लेकिन पुष्टि हो जाएगी, क्योंकि हिजबुल के शीर्ष कमांडर रियाज नाइकू को उसके गांव में, जो अवंतीपुरा का बेगीपुरा, उसका जो पैतृक गांव है अवंतीपुरा का बेगीपुरा, वहां घेर कर मारा गया। उसके साथ 2 आतंकी और थे। जाहिर है कि सुरक्षा बलों ने उन्हें भागने तो नहीं दिया था, क्योंकि चारों तरफ से गांवों को घेर लिया गया था। तो वो जो दोनों उसके साथी थे, डिप्टी कमांडर सैफुल्ला और जुवेद सहराई, उन दोनों के मारे जाने की भी सूचना है। दूसरी ओर अवंतीपुरा से दूर शारशाली खिरऊ में गांव में ही घेर कर 3 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने मारा है। ये दोनों संयुक्त ऑपरेशन था। सेना, अर्धसैनिक बल, पुलिस सबको मिला के संयुक्त ऑपरेशन था। तो देश में इसलिए आज उत्साह का थोड़ा वातावरण बना है, क्योंकि दो मई को हंदवाड़ा में, जैसा हमको मालूम है, आतंकवादियों से मुठभेड़ में एक जगह 5 जवान और दूसरी जगह 3 जवान शहीद हुए थे। इन 8 जवानों की जो वीर गति और बलिदान थी, देश में आज की घटना का वातावरण यह है कि आतंकवादियों से उसका बदला ले लिया गया है। उनको बता दिया गया है कि अगर हमारे जवानों का बलिदान होगा तो तुम्हारे खून से उसका प्रतिशोध लिया जाएगा। हालांकि दोनों घटना में दूरी है, क्योंकि पहली घटना जो थी वो हंदवाड़ा कुपवारा जिले में पड़ता है। दोनों घटनाएं वहीं की थी, और वो पहली घटना में लश्कर-ए-तोयबा द्वारा अंजाम दिया गया था, इसलिए वो आतंकवादी मारे गए हैं ये तो कहना कठिन है, लेकिन आतंकवादी मारे गए ये बात सही है। लेकिन उसके बारे में मेरा जो इसके पहले का वीडियो है कश्मीर पर हंदवाड़ा हमले को लेकर, उसको आप देखिए, जुड़ जाएगा। मैं उसकी पुनरावृत्ति इसमें नहीं करूंगा। रियाज नाइकू का मारा जाना सुरक्षा बलों की बहुत बड़ी सफलता है। खासकर कश्मीर को आतंकवाद से मुक्त करने के लिए चलाए गए अभियान ऑपरेशन ऑल आउट की दृष्टि से बुरहान वानी के मारे जाने के बाद वो पोस्टर बॉय था। पिछले 8 वर्षों से वो आतंक का पर्याय बना हुआ था। उसने एक नई शैली शुरू की थी, ज्यादा से ज्यादा पुलिस वालों पर हमला, उनके परिवारों को अगवा करना, पुलिस वालों को अगवा करना। और वो इतना दुर्दांत हो गया था कि उस पर 12 लाख रुपए का उसके सिर पर इनाम था। पहले 7 लाख इनाम, फिर 10 लाख, फिर 12 लाख। 2012 में वो आतंकी बना था। जुलाई 2017 से उसने हिजबुल की कमान संभाली थी। जाहिर है उसकी मौत एक बहुत बड़ा धक्का है, और उनके लिए संदेश है सीमा पार बैठे और सीमा के ये अंदर जो आतंकवादियों का समर्थन करते हैं कि अगर आपने आतंकवाद बंद नहीं किया तो जो भी यहां आएगा, जो भी आतंकवादी बनेगा, उसका काम तमाम किया जाएगा। दूसरी ओर जो आतंकवादी मारे गए उनके बारे में भी जो सूचना है वो सब दुर्दांत आतंकवादी थे। लेकिन इन सब से अलग जो जिस तरह से गांव के लोगों ने निकल करके सुरक्षा बलों पर हमला किया, उनकी गाड़ियों पर चढ़ गए, डंडों से, पत्थरों से, रोरों से, ईंट से जिस ढंग से हमला किया, वो निश्चित रूप से दिल दहलाने वाला है। उससे भय पैदा होता है, क्योंकि जुलाई 2019 के बाद हमने पत्थरबाजी, आतंकवादियों के मारे जाने पर सुरक्षा बलों को घेरना, उन पर हमला करना,
उनके विरुद्ध में नारा लगाना ये हमने नहीं देखा है। तो क्या फिर से वो प्रवृत्ति पैदा हो रही है कश्मीर में? क्योंकि आज जब बागीपुरा गांव को सुरक्षा बलों ने घेरा हुआ था रियाज को मारने के लिए, तो उपद्रवी और राष्ट्र विरोधी तत्वों ने मोबाइल से उसी प्रकार के संदेश भेजने शुरू किए थे भड़काऊ, जिससे लोग भड़क कर सामने आए और सुरक्षा बलों के सामने खड़ा होकर ढाल बन जाए और इन आतंकवादियों को निकाल दें, उनके खिलाफ नारे लगाएं, उन पर पत्थर बरसाएं और उनके लिए काम करना मुश्किल कर दें। हालांकि ये नहीं हो पाया, क्योंकि तुरंत इंटरनेट और मोबाइल पर बैन कर दिया गया उस क्षेत्र में। तो ये पहली घटना जहां आपको उम्मीद जगाती है कि आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में हमारे जो वीर जवान है वो निश्चित रूप से सफल होंगे। वहीं दूसरी घटना ये चिंतित करती है कि अब फिर से हमारे कश्मीर में पुराना दौर शुरू हो रहा है, क्योंकि यह भी मत भूलिए कि पिछले 5 से 6 दिनों में अगर 5-6 जगह मुठभेड़ करने पड़ रहे हैं, 3 जगह आतंकवादी हमला करते हैं, तो ये बता रहा है कि आतंकवाद फिर से सिर उठा रहा है। और इस बीच जो कुछ भी शक्ति में कमी लाई गई है उसका विपरीत असर पड़ा था, जिसकी उम्मीद पहले से थी। मैं यहां ध्यान दिलाना चाह दूंगा कि 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटाने के 2 दिन पहले से और उसके बाद जो सख्त कदम उठाए गए थे, जिनमें पूरे कश्मीर में कर्फ्यू लगाया गया था, सुरक्षा बलों की भारी संख्या उतारी गई थी, जो भी उपद्रव करने वाले, विरोध करने वाले तत्व थे उनको जेलों में डाला गया, नजरबंद किया गया, कुछ होटलों में डाल करके जेल में कन्वर्ट किया गया, उनको जो बड़े नेता थे उनको भी हिरासत, उनको भी नजरबंद कर दिया गया, जेलों में डाला गया। यहां तक कि वहां के जेल में भी ऐसे तत्व जो जेल में रहते हुए अशांति पैदा कर सकते थे, उन सबको निकाल करके राज्य के बाहर के जेलों में स्थानांतरित किया गया। और इसके भी पहले, इस कार्रवाई के करने के पहले हुर्रियत और अलगाववादियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हुई, उन सबके सुरक्षा घेरे खत्म किए गए करीब 950 लोगों का, और फिर उनके लिए बाहर निकल करके पहले की तरह और आतंकवादियों का समर्थन करना, तकरीरें देना, सड़क पर निकल के विरोध करना वो कठिन कर दिया गया। बड़े बड़े नेता हुर्रियत के गिरफ्तार किए गए। तो इन सब कारणों से कश्मीर लगा कि शांत हो गया है, और अगस्त से लेकर के हमने लंबे समय तक न बड़े आतंकवादी हमले देखे, न बहुत गोलियां चलते देखी, न खून और विध्वंस देखा, न पत्थरबाजी देखी, न पाकिस्तान समर्थन में नारे देखे, न पाकिस्तान के झंडे देखे, कुछ नहीं देखा। हर शुक्रवार की नमाज को जो होता था वो दिखाई नहीं दिया। तो ये इस बात का प्रमाण है और सीख भी है कि अगर कश्मीर को संभालना है तो हमको अभी कुछ समय तक वहां पहले की तरह सारी शक्ति और पाबंदी लगानी पड़ेगी। जो लोग वहां इंटरनेट चालू किया जाए, मोबाइल चालू किया जाए, सारी संचार व्यवस्था चालू की जाए, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जा रहे थे, आवाज उठा रहे थे। वो देश के दोस्त नहीं हो सकते हैं, वो दुश्मन है, उनकी बात मानने का कोई कारण नहीं है। पाकिस्तान हर हाल में कश्मीर में आग लगाए रखना चाहता है। अब इस समय सबसे ज्यादा घुसपैठ की कोशिश कर रहा है, कुछ में सफल भी हुआ है, वो आगे भी कोशिश करेगा 370 हटाने, कश्मीर, जम्मू कश्मीर को बांटकर केंद्र शासित प्रदेश बनाने। इनसे उसका पाकिस्तान में खलबली है, इसलिए इमरान खान और सेना नायक कमर जावेद बाजवा दोनों की कोशिश यह है कि कश्मीर को जला के एक इंटरनेशनलाइज उसको किया जाए, ताकि दुनिया देखे। अगर इसको हमको विफल करना है तो ठीक है, पाकिस्तान के खिलाफ हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक किया, उसके पहले 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक किया, इस हमले के बाद हम फिर स्ट्राइक करके दुनिया को दिखा सकते हैं कि अब आतंकवाद से लड़ने की हमारी नीति बदल गई है। जो बदली है वो बदली है, वहां से हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन अंदर अपने घर को सुरक्षित करना जरूरी है। वो तभी होगा जब इस बात की परवाह किए बिना कि मानवाधिकारवादी क्या कहते हैं, मानवाधिकार संगठन क्या कहता है, कौन क्या टिप्पणी करता है, वहां बंदिशें लागू की जाएं,
जो उपद्रवी हैं उनको पहचान के पहले की तरह शक्ति की व्यवस्था वहां हो, और ये एक लंबे समय तक जब तक आप जारी नहीं रखेंगे, जब तक आयरन ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी से भारत विरोधियों को, आतंकवादियों को, अलगाववादियों को, उपद्रवियों को नहीं कुचला जाएगा, तब तक कश्मीर शांत नहीं होगा। मैं इस बात को मानता हूं कि जो कश्मीर की निर्दोष जनता है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, उस तक बाकी सेवाएं सुविधाएं पहुंचनी चाहिए, लेकिन उनको भी समझना होगा कि आतंकवादी लगातार वहां आतंकवाद फैलाते रहें और उससे अशांत हो, उससे बेहतर है कि कुछ समय कठिनाइयां उठा करके और आतंकवाद को पूरी तरह जड़ मूल से नष्ट किया जाए। इसलिए मैं अपील करूंगा सरकार से कि आज की घटना को देखते हुए इंटरनेट मोबाइल सेवा पर को पहले की तरह प्रतिबंधित किया जाए। कुछ सीमाएं उसमें रखी जा सकती है वहां की प्रेस के लिए, वहां कुछ संशोधन उसमें किए जा सकते हैं। अगर आप कर्फ्यू नहीं लगा सकते हैं अगस्त की तरह, तो ज्यादा जो अशांत क्षेत्र है उसमें कम से कम 144 लागू किया जाए, और भारी संख्या में सैनिकों को पहले से छूट है और ऑपरेशन ऑल आउट को तेज किया जाए। यही एक रास्ता है कश्मीर को बचाने का। मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी से देश यही उम्मीद करता है कि कश्मीर शांत होगा, क्योंकि अगर इनके नेतृत्व में शांत नहीं हुआ इस समय इतना ऐतिहासिक और साहसिक कदम उठाने के बाद, तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। मित्रों, धन्यवाद। मेरी बातचीत आपको, मेरा संवाद आपको सही लगता है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों से सब्सक्राइब कराइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए, इसमें जो बेल है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियो की सूचना मिल जाए। धन्यवाद, नमस्कार।